हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने काफ़ी सारे कहा कि ये फॉर्मेट काफ़ी अच्छा है और चलेगा, तो ठीक है फिर चलाते हैं इसको। अब देखिए, इसमें यह है कि काफ़ी सारी न्यूज़ मैं डिस्कस करूँगा, मगर इस न्यूज़ में क्या है कि आपने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी देखे होंगे, परंतु कुछ नई डिटेल्स भी आपको मिलेंगे जो सोचने वाली बात है। मुंबई डॉकयार्ड में आपको पता ही होगा, फायर लग गई। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा में आग लगी, उसके बाद हमने पानी डालने की कोशिश की। अब ऐसा लगता है कि हमने इतना ज़्यादा उसमें पानी डाला कि वो एक तरफ पे टेढ़ा होकर गिर गया। आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी कि कैसे आईएनएस ब्रह्मपुत्रा जो है टेढ़ा लेटा हुआ है। उसका रीज़न ये बताते हैं कि जब आग लगी थी तो हमने पानी फेंका, मगर ज़्यादा पानी चला गया, उससे शिप जो है, फ्रिगेट जो है, वो अनस्टेबल हो गया, साइड में गिर गया। फिर क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, इंडिया में ही बनी थी इंडिजिनसली, मतलब इंडिया ने ही पूरा का पूरा बनाया था। 2000 में उसको कमीशन गया किया था। 6000 करोड़ का वो फ्रिगेट था, उसमें आग लग गई। ये कोई बहुत ही सीरियस मैटर है कि ऐसे आप जो है आग वगैरह इतनी क्रिटिकल चीज़ों में नहीं लग सकती। 6000 करोड़ की चीज़ में आग लग गई, तो क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं कि वहाँ आग लग गई उसको मेंटेन करते हुए। उसके बाद जब आप कोशिश करते हैं आग को हटाने में, इतना पानी डाल देते हैं कि पूरा शिप का शिप टेढ़ा हो जाता है, वो दूसरी एक बात है। ये फ्रिगेट जो था ये ज़बरदस्त था, इसमें गाइडेड मिसाइल्स फायर कर सकता था, और साथ में इसमें जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि 40 ऑफिसर्स और 330 सेलर्स आ सकते थे, मतलब काफ़ी बड़ा फ्रिगेट था। उसके बाद एक सेलर अभी भी मिसिंग है, तो ये काफ़ी बड़ा मिसहैप है। आपने जो भी खबरें देखी होगी उसमें मेरा ये सोचना है कि क्या ये सैबोटाज है कि नहीं है, क्या किसी ने ये जानबूझ के किया है कि नहीं किया। मुंबई में इस डॉकयार्ड में पहले और भी कई हादसे हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये पहली बार हादसा होता तो कह सकते थे चलिए ठीक है, मगर अगर कोई हादसे बार बार हो रहे हैं आफ्टर सम इंटरवल्स, तो ये देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। छोटी मोटी चीज़ हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर 6000 करोड़ की चीज़ में आग लगना बहुत बड़ी बात है, स्पेशली जब नज़र आ रहा है कि चाइना का डिफेंस बजट हमसे 5 टाइम्स ज़्यादा है और हमारा डिफेंस बजट भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा। उससे मुझे याद आता है अभी जो यूनियन बजट आया है। अब ये देखिए, क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट कोalition की है, आपको नज़र आता है बिहार को उसमें से कुछ कोटा मिला है और आंध्र प्रदेश को कोटा मिला है। वो क्यों मिला? क्योंकि गवर्नमेंट को इंटैक्ट रखने के लिए, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और इस बार अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं हो रही, ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है यूथ के स्किल्स के ऊपर, विच इज़ गुड थिंग कि एम्प्लॉयमेंट मिले। मगर जो उसमें एक अलग सी बात जिसको देख के मैं हैरान हुआ था, वो कि अलग से कोटा जा रहा है बिहार को और आंध्र प्रदेश को। क्यों? क्योंकि वो कोalition गवर्नमेंट में है। अदरवाइज आपको कभी भी ऐसा नज़र नहीं आता कि स्पेसिफिक स्टेट्स को आप पैसा भेज रहे हैं। उसके बाद एक और खबर जो आई है ज़बरदस्त, जो ज़्यादा लोगों ने कवर नहीं की, वो है कि ऑब्वियसली इंडिया और चाइना में पोर्ट वॉर्स हो रही हैं। पोर्ट वॉर्स का मतलब बंदरगाह की फाइट हो रही है। वो कैसे? 80% माल जो चाइना का है इंडियन ओशन से जाता है, तो चाइना काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन को कंट्रोल करे। अब चाइना ऑपरेट करता है 100 पोर्ट्स इन अराउंड 63 कंट्रीज़। ये एक बड़ा डेटा पॉइंट है जो कमाल का है कि 100 पोर्ट्स चाइना मेंटेन करता है, चलाता है इन 63 कंट्रीज़। और अगर आप इंडियन ओशन में देखें तो इंडियन ओशन में 17 पोर्ट्स इंडियन ओशन में चाइना ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहा है। 13 तो चाइना ने खुद ही बनाए थे, 8 का तो उसका पूरा कंट्रोल है, और यूएई में कुछ उसके टर्मिनल्स हैं जो वो कंट्रोल करता है। अब ये न्यूज़ जो है वो ये है कि इंडिया ने थैंकफुली एक और इंडिया को जीत मिली है। बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है वो इंडिया को मिला है, इन द सेंस कि इंडिया ऑपरेट करेगा। चिटागोंग जो है उसके थोड़ा साइड में मोंगला पोर्ट है, मोंगला पोर्ट इंडिया को मिल गया है, और ये विक्ट्री है क्योंकि चाइना भी चाहता था। अब मोंगला पोर्ट हमें मिला है, उसके अलावा हमारे पास चाबार पोर्ट है, उसके बाद सितवे पोर्ट है म्यांमार में। तो 3 हमारे पास पोर्ट है इस रीजन में। एक मोंगला मिल गया, एक चाबार और दूसरा सितवे इन म्यांमार।
मगर इसी को कंपेयर करिए चाइना के साथ, तो उसके पास 17 इंडियन ओशन के पोर्ट्स हैं। मगर ये न्यूज़ बहुत लोगों को कवर करनी चाहिए थी, नहीं की है, कि इंडिया ने वाकई ही मोदी जी के अंडर पूरी कोशिश की है कि हम भी पोर्ट्स ज़्यादा बंदरगाहों को कंट्रोल करें और मोंगला पोर्ट भी एक मिला है। IPGL जो है वो मेंटेन इसको करेगी, ठीक है। दूसरा एक और डेटा पॉइंट ये था कि चाइना ने 1.6 बिलियन $US अप्लाई किए थे ग्वादर पोर्ट में, पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है। इतना ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है 1.6 बिलियन का। और दूसरा पॉइंट ये था कि बांग्लादेश ने ये बोला है कि हमने हम्बनटोटा पोर्ट पहले इंडिया को दिया था, मगर इंडिया ने अच्छा मेंटेन नहीं किया, तो हम्बनटोटा पोर्ट जो है हमने चाइना को दे दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि मोंगला पोर्ट जो है वो भी हम इंडिया को दे रहे हैं, मगर इंडिया अगर अच्छा मेंटेन नहीं करता तो वो भी हम चाइना को दे देंगे। तो ये एक और पॉइंट है कि बांग्लादेश से हमने पोर्ट ले तो लिया है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से मेंटेन हो, और IPGL अच्छे से मेंटेन करेगा, जिससे बाद में बांग्लादेश आगे प्लान्स ना बनाए उस पोर्ट को चाइना वगैरह को देने में। अब एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी जो थोड़ी अजीब सी न्यूज़ है, बट मैंने कहा शेयर करूँ, वो है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो लेडीज़ जब फ्लाई करती हैं फ़्लाइट्स में, वो चूज़ कर पाएँ कि वो मतलब लेडीज़ के साथ ही बैठेंगी। अब ये इंडिया में जो है इंडिगो पहली एयरलाइन है पूरे वर्ल्ड में, मुझे लगता है पहली एयरलाइन है जिसमें अगर कोई लेडी फीमेल जाती है, रिजर्वेशन करती है, तो वो देख पाएगी जेंडर ऑफ द पीपल ऑल ओवर द फ्लाइट। कि अगर मैं कोई कहता है कि मैं लेडी है, उसने रिज़र्व करनी है एयरलाइन टिकट, वो जब सीट मैप देखने जाएंगी तो सीट मैप में वहाँ पे उसको नज़र आएगा कि कौन सी सीट है, उसमें जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल बैठा हुआ है, और वो फिर पिक कर सकती हैं फीमेल के साथ अपनी सीट। मगर अगर मेल जाते हैं तो उनको नज़र नहीं आएगा जेंडर सीट्स का, उनको सिर्फ नज़र आएगा भाई ये सीट अवेलेबल है, आपको जिसमें बैठना है बैठ जाइए। मगर अगर लेडी जाती है तो उसे नज़र आएगा कि ये सीटें अवेलेबल है और इस सीट पे मेल बैठा है कि फीमेल बैठा है, उनको नज़र आएगा, जिससे वो चूज़ कर लें। अब ऐसा करना अच्छी बात है, मगर उससे ये एडमिट करना है कि विमेन को प्रॉब्लम होती है आपकी फ़्लाइट्स में। अगर हम यूएस का देखें तो यूएस कहेगा कि विमेन को प्रॉब्लम होती ही नहीं है फ़्लाइट्स में, तो ऐसा कोई अकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं है कि विमेन जो है एक और विमेन के साथ बैठे। आप कहीं पर भी बैठिए, आप सुरक्षित हैं। एनीवे, तो ये डिबेट की बात है, मगर एक नई फैसिलिटी आई है इंडिगो में कि लेडीज़ चूज़ कर सकती हैं किसके साथ बैठना है, अगर उनको और फीमेल्स के साथ बैठना है तो दे कैन सी। अब फाइनली मैं एक न्यूज़ पे आऊँगा जो आप सब लोगों ने सुनी है, मगर एक उसमें क्रिटिकल पार्ट है जो किसी भी मीडिया ने आपको चैनल ने नहीं बताया। अब आपने देखा होगा कि इजराइल ने स्ट्राइक की है यमन में, यमन के पोर्ट में स्ट्राइक की, हूतीज़ वहाँ थे, हूतियों को उड़ा दिया। आपको पता है, आपने ये भी सुना होगा कि हूती जो है उन्होंने अटैक किया था इजराइल पे, तो इसकी वजह से इजराइल ने काउंटर अटैक किया हूतियों पे। ओके, मगर ईरान ने भी, और ऑफ कोर्स हूती जो है ईरान के प्रॉक्सी हैं, पैसा उनको ईरान से मिलता है, जो भी वेपन्स हैं इवेंचुअली ईरान से मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हूतियों के पास ग्रेट टेक्नोलॉजी है, वो सारी टेक्नोलॉजी ईरान से ही आई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, आयरन डोम बहुत ही पावरफुल है, उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, ओवरऑल सभी लेयर्स को मिला के आयरन डोम कहते हैं। जबकि लोगों का मिसकंसेप्शन है कि देखिए पहले ये वाला है, फिर एरो है, वो है। इन रियलिटी उस पूरे को बोलते हैं आयरन डोम। आप ये कैसे डिफरेंट लेयर्स हैं, बट आयरन डोम इज़ वन सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं कि मेन सिस्टम है विद डिफरेंट लेयर्स। तो जब ईरान ने फायर किया था इजराइल पे, 3000 के करीब प्रोजेक्टाइल फेंके थे, तो उसका बदला तो इजराइल ने नहीं लिया अपने मिसाइल्स फेंक के, और जितने भी मिसाइल्स फेंके थे ईरान ने सबके सब को काउंटर कर लिया था। आयरन डोम ने सबके सब ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे, बेयरली 1% गिरे थे, दैट्स ऑल। तो
और उसके बाद जो है फ्राइडे को 65 रॉकेट्स फायर हुए थे, हिजबुल्ला ने फायर किए थे लेबनान से, ठीक है। उसके जब 65 रॉकेट्स फायर किए लेबनान से हिजबुल्ला ने, तो इज़राइल ने क्यों नहीं फायर किया लेबनान पे, हिजबुल्ला पे क्यों नहीं फायर किया, वी डोंट नो, मगर यमन के ऊपर डेफिनेटली फायर किया, राइट। तो उसका रीज़न ये था कि यमन में हूथियों में, यमन में हूथी रेबल्स ने, उन्होंने एक वीकनेस ढूंढ ली है आयरन डोम में। एक वीकनेस, क्या वीकनेस ढूंढी उन्होंने? एक ड्रोन उड़ाया जो 1000 माइल चल के गया। एक ड्रोन 1000 माइल यमन से गया और उसने तल अवीव में अपना अटैक कर दिया। 1000 माइल चल गया, पूरे इजराइल को पता नहीं चला कि वो ड्रोन जो है आ रहा है। जब तक पता लगा था वो ऑलमोस्ट पहुंच चुका था डेस्टिनेशन पे, और वहां पे उसने अपना कांड कर दिया उस ड्रोन ने, राइट। उससे पता लगता है, उसका रिसर्च हुई, पता चला कि चक्कर क्या है। पता लगा कि आयरन डोम जो है ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, सभी नहीं मगर एक स्पेसिफिक ड्रोन्स को, जो ईरान को पता चल गया था। तो ईरान को पता चल गया था कि स्पेसिफिक ड्रोन्स हैं जिसको उनका ऑलमोस्ट सभी ड्रोन्स को आयरन डोम को पकड़ने के लिए डिफ़िकल्टी है, मगर एक स्पेसिफिक ड्रोन्स है इनमें तो डेफिनेटली वो पकड़ नहीं पाता। क्यों? उसका डेटा आया है। उसका डेटा ये है, इजराइल ने ही जो एनालिसिस करके बताया वो ये है कि ड्रोन्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है रेडार में, और वो सीधे भी नहीं उड़ते, टेढ़े मेढ़े इधर उधर उड़ते हैं। उनका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बहुत कम होता है, और इसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप जो है ड्रोन को सेंस कर पाएँ और ड्रोन जो है फिर आके चीज़ें उड़ा सकते हैं। अब जो है आप कह सकते हैं सभी एनिमीज़ को पता चल गया है कि ड्रोन्स एक वीकनेस है इजराइल की, कि आयरन डोम जो है ड्रोन्स को नहीं पकड़ सकता। अब दूसरी बात यह है, ऑफ कोर्स उसके कई काउंटर्स हैं कि अगर मान लीजिए ड्रोन आता है तो क्या कर सकते हैं। तो इजराइल ने खुद नंबर्स बताए हैं कि यस, वो F-16 को, जेट को भेज सकते हैं। F-16 जाएगा, ड्रोन को सेंस करेगा, ड्रोन को उड़ाएगा, मगर F-16 को बहुत ही लोअर ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन ही बहुत लोअर ऑल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पे। तो ड्रोन अगर लोअर ऊंचाई पे जा रहा है तो उनका जेट भी लोअर ऊंचाई पे जाएगा। जेट अगर लोअर ऊंचाई पर जाएगा तो हिजबुल्ला या जिनके एंटी एयरक्राफ्ट फायर में वो जेट आ सकता है। उसका खर्चा कितना है? अब ड्रोन जो है, ड्रोन $5000 का बन रहा है। तो मतलब जो भी ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ था जिसमें तल अवीव में उड़ाया था वो $5000 का ड्रोन था, दैट्स इट। अगर एक जेट भेजते हैं, F-16 जाता है और 2 मिसाइल भी गिरता है उस ड्रोन को उड़ाने के लिए, तो उसका खर्चा $45,000 है। तो ये देखिए, ड्रोन $5000 का, F-16 जाके उड़ाता है, 45,000 उसका पैसा लगता है। और सुनिए, और अगर आयरन डोम इंटरसेप्ट करता है उस ड्रोन को अपने मिसाइल से, अप्रॉक्सीमेशन से भी, तो उसका खर्चा $100,000 से भी ज़्यादा है। तो ये देखिए कि कितना मेजर पैसा इजराइल का जा रहा है अपने डिफेंसेस में। $100,000 जा रहा है एक 5000 के ड्रोन को उड़ाने के लिए। अगर आयरन डोम अटैक करता है, अगर जेट्स अटैक करते हैं, 45,000। तो अब जो है, अब काउंटर करने के लिए इजराइल ने सोचा है कि वही जो, जैसे हमारे पास दुर्गा है, तो ऑफ कोर्स इजराइल ने पहले बना लिया था जिसमें लेज़र बीम से आप फायर करेंगे। तो मतलब अगर कोई भी ड्रोन आता है, आप उसको रेडार्स को अपने ट्यून करिए कि आप डिटेक्ट कर पाएँ और लेज़र बीम से उड़ाएं। मगर लेज़र बीम सिर्फ वन थिंग एट अ टाइम उड़ा सकती है। मतलब अगर मान लीजिए ड्रोन आ रहे हैं, एक ड्रोन आया, लेज़र बीम ने एक ड्रोन को देखा, उड़ा दिया, फिर दूसरे को टारगेट किया, उड़ा दिया। और ऐसा तो नहीं है, लेज़र बीम हज़ारों हैं। तो अगर स्वार्म ड्रोन, स्वार्म मतलब झुंड, भीड़, तो अगर स्वार्म ड्रोन्स आएँ जो AI पावर्ड हैं, मतलब हज़ारों छोटे छोटे, जैसे बी होती है, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खियाँ जैसे छोटी जाती हैं, एक ही तरीके से मधुमक्खी अटैक करती हैं, उसी तरीके से अगर मधुमक्खी के स्टाइल में AI पावर्ड ड्रोन्स को छोड़ दे
तो जो लेज़र बीम वाले हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। एक दो को उड़ाओगे, इतने सारे आएंगे, आपको उड़ा के चले जाएंगे। तो मेजर बखेड़ा शुरू हो गया है, जो इजराइल खुद एडमिट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स इजराइल को पता कि वो भी अटैक कर सकता है औरों को स्वार्म ड्रोन से, तो वो क्या करेंगे, मगर पूरे वर्ल्ड में अब एक नई पंगा आ गया कि स्वार्म ड्रोन्स को कैसे फिक्स किया जाए, जो सस्ते होते हैं, बीज की तरह आते हैं, अटैक करते हैं। और इजराइल ने जो अटैक किया था यमन में इसलिए किया था हूतीस पे, क्योंकि हूतियों का ड्रोन 1000 माइल चल के अंदर इजराइल में अटैक करके चला गया था। तो ये सारा बखेड़ा चल रहा है। बट ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि लोग बात तो करते हैं कि देखिए इजराइल ने हूतियों पे अटैक किया यमन में, वो पहली बार ऐसा हुआ है, इतने दूर किया। मगर क्यों किया? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन जो आई थी कि एक ड्रोन जो है इतना डैमेज करके चला गया। और ड्रोन के मामले में यूक्रेन काफ़ी आगे चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने भी यही फेस किया था रशिया से, जहाँ पे कीव में रशियन ड्रोन्स आके उड़ा के चले गए थे। तो यूक्रेन ने अपने नए ड्रोन्स बनाए हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं इन चीज़ों को काउंटर करने में। एक और चीज़ इजराइल के पास है कि इजराइल ने एक राइफ़ल्स दिए हैं, उन राइफ़ल्स में स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है जो ड्रोन को सेंस करके मार सके, मगर इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि राइफ़ल की जो रेंज है कम होती है और आपको विजिबल होना चाहिए। अगर आप बैठे हुए हैं और आपको ड्रोन की आवाज़ आ गई और अपनी राइफ़ल से उड़ा रहे हैं, तो ऑलरेडी ड्रोन तो वहाँ पे आ गया, वहीं फट जाएगा, तो क्या करोगे? बहुत डैमेज हो जाएगा। इसलिए अभी तक कोई अच्छा नहीं मिला है सोल्यूशन। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं इन न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में, और फिर मिलेंगे कल नई न्यूज़ के साथ। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।